चलिए दोस्तों, करंट ऑफ अफेयर्स के क्रम में जो अब तक आपको 2 वीडियो दिए गए हैं, उसके आगे आपको जो अगला वीडियो दिया जा रहा है, तो जो अगले वीडियो में जो शेष बचा हुआ है, जैसे हम यहाँ तो फर्स्ट राउंड में ले रहे हैं, सूचकांक ले रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ ले रहे हैं। तो पहले आइएगा तो जो राष्ट्रीय इंडेक्स यानी कि जो सूचकांक हैं यानी कि इंडेक्स है, उनके बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं वो विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है। यहाँ पर जो डाटा लिखे गए हैं वो क्रम लिखा गया है, वो भारत के बारे में है। तो आपको चूँकि ज़्यादा ध्यान भारत के बारे में आपको देना है और भारत से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो भारत पर ही ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइएगा देखते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, जिसको नंबर 1 क्रम दिया गया होगा, तो जो हमने विश्व में दिया है ये विश्व में नंबर 1 पर है, यानी कि ये विश्व में क्या है, ये प्रथम स्थान पर हैं, ये भारत का स्थान है। नंबर 1 पर होगा, नंबर 2 पर होगा, क्रम वही रहेगा, यानी कि वह देश उतना ही अच्छा होगा। जैसे प्रसन्नता का यदि सूचकांक दिया जाए तो प्रसन्नता के सूचकांक में भारत का जितना नंबर होगा वो उतने क्रम पर होगा। जिस देश का प्रथम स्थान होगा उस देश में खुशहाली बहुत ज़्यादा होगी। जैसे भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार में भारत का नंबर जो भी होगा, यदि विश्व में किसी देश का प्रथम स्थान है, नंबर 1 पर है, तो उस देश में प्रसन्नता यानी कि बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे करके जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस क्षेत्र में यानी कि उस देश का भ्रष्टाचार, खुशहाली, ये चीज़ें उसमें बढ़ती जाएंगी। नंबर 1 पर, नंबर 2, 3 पर होगा। तो यहाँ पर जो हमने विश्व के जो प्रथम स्थान पर देश हैं जिस सूचकांक में हैं उसको दिखाया गया है। यहाँ पर ये भारत का क्रम है कि भारत किस स्थान पर है। तो आइएगा देख लेते हैं। पहला सूचकांक देखिएगा, लिखा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। भारत का स्थान 20वां है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अब दूसरा इंडेक्स आइएगा, सतत विकास रिपोर्ट है, 2021 की है। भारत का इसमें स्थान 120वां है, जबकि जो फिनलैंड देश है, यूरोप का देश है, इसका विश्व में प्रथम स्थान है। अब आइएगा जो अगला है वैश्विक शांति सूचकांक या इंडेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। वैश्विक शांति सूचकांक इंडेक्स 2021, भारत का स्थान 35वां है। ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 135वां स्थान है, जबकि यूरोप का देश है जो आइसलैंड है उसका विश्व में प्रथम स्थान है। तो वैश्विक जो शांति सूचकांक है इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जहाँ इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर हम भारत के बारे में गोला लगा देंगे। अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, भारत का जो स्थान है 120वां है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। अगला देखिएगा समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 का है, भारत का स्थान 49वां है, जबकि स्वीडन जो देश है उसका विश्व में प्रथम स्थान है। उसके बाद आइएगा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का इसमें स्थान 139वां है, भारत का इसका स्थान 139वां है, जबकि फिनलैंड का विश्व में प्रथम स्थान है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक है, ये 2020 की रिपोर्ट है, भारत का स्थान 121 है, यानी कि 131वां है, जबकि नॉर्वे विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो मानव विकास सूचकांक में लगभग लगातार के वर्षों में नॉर्वे का प्रथम स्थान ही रहता है। अब आगे देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 का है, भारत का स्थान 168 है, यानी कि 168वां है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता इंडेक्स जो है सूचकांक है 2021 का है, भारत का इसमें स्थान 43 यानी कि 43वां है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड देश है। इसके बाद आइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट है या 2021 का है, ये भारत का 142वां स्थान है, भारत का 142वां स्थान है, जबकि जो नॉर्वे देश है इसका विश्व में प्रथम स्थान पर है। कोविड-19 ये चूँकि पहली बार लिया गया है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक
2021 का है। भारत का इसमें 86वां स्थान है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर जो न्यूजीलैंड है उसका विश्व में प्रथम स्थान है। उसके बाद आइएगा भ्रष्टाचार धारण इंडेक्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारण इंडेक्स है 2021 का है। भारत का 86वां स्थान है इसमें, और न्यूजीलैंड का इसमें विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब आगे आइएगा जो विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट आई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो आई है वो 2020 की है। भारत का इसमें 139वां स्थान है, जबकि फिनलैंड का विश्व में प्रथम स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का है, 72वां स्थान भारत का है। स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है 2020 का है, भारत का इसमें 50वां स्थान, जबकि जो साउथ कोरिया है इसका विश्व में प्रथम स्थान पर है। आगे आइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक भुखमरी इंडेक्स भारत का इसमें 94 यानी कि 94वां स्थान है, जबकि विश्व में जो चाइना का इसमें प्रथम स्थान है। तो ये जो इंडेक्स दिए गए हैं ये भारत के बारे में है। भारत के बारे में आपको मुख्य रूप से फोकस करना है, और विश्व में ये प्रथम स्थान पर दिए गए हैं इंडेक्स के बाद। अब आइएगा यहाँ पर राष्ट्रीय नियुक्ति या अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो देखिएगा जो पहला आपको दिया गया है, पहला जो नाम दिया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये मुनीश्वर नाथ भंडारी अभी जून में इनकी नियुक्ति हुई है। प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। दूसरा है नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यह अध्यक्ष हमेशा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके रिटायर्ड जो जज होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। सुशील कुमार चंद्रा ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बनाए गए हैं। एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन है? एन.वी. रमन्ना। उसके बाद आइएगा भवेश कुमार सिंह हैं, ये मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। नरेंद्र कुमार मोदी जी जो वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके लिए जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में है, समुद्री तट पर है। जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ एक प्रस्ताव यानी कि बजट पारित हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है कि जो सोमनाथ मंदिर है इसका यानी कि जीर्णोद्धार करने के लिए एक बजट प्रस्तुत किया गया, उद्घाटन भी हो चुका है अभी 2 दिन पहले। तो अब आइएगा अगला, अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला जो शाहिद हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। और चूँकि ये अब्दुल्ला शाहिद जी हैं, ये चूँकि मालदीव देश के मूल निवासी हैं, मालदीव देश के ही हैं, तो इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाए गए। सत्या नंडेला। इस सत्या नंडेला को जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। अब अगला जो नाम है उसमें है थॉमस वाक। तो जो थॉमस वाक हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं थॉमस वाक को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके आगे जाइएगा तो ये भी इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला। अब आइएगा एन जोगी ओ एवेला। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के कौन बनाए गए हैं? महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। उसके बाद आइएगा बू चोंग उम इनके लिए ADB का महानिदेशक बनाया गया है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक के इनको महानिदेशक बनाया गया है बू चोंग उम के लिए। अब आगे आइएगा नजात शमीम खान। ये नजात शमीम खान को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। आगे आइएगा, चीफ ऑफ डिफेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार पद भरा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तीनों सेनाओं के यानी कि ऊपर के होते हैं, यानी कि प्रमुख होते हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसके ऊपर का जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा, किसका पद होगा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। तो ये जनरल बिपिन रावत जी को चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है। इसके बाद आइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं BL साहनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि BL साहनी। ये जो BL साहनी यानी कि भगवान लाल साहनी हैं, इनके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियाँ हैं। नियुक्तियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन संभावित यहाँ पर दी जा रही हैं और ये प्रमुख इंडेक्स दिए जा रहे हैं, जिनमें जहाँ इम्पोर्टेंस लगा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद जस्ट आपको खेल का वीडियो दिया जा रहा है, खेल से संबंधित आपको वीडियो जस्ट इसी के बाद दिया जाएगा। हो गया। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आपको खेलों के बारे में वीडियो दिया जा रहा है, जो ओलंपिक से संबंधित खेल हैं, यानी कि जो टोक्यो में अभी जो समाप्त हुए हैं खेल उससे संबंधित हैं, और जो अन्य क्षेत्र उनसे संबंधित आपको ये बिल्कुल चुनिंदा आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो आइए पहले देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। चूँकि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो 32वां संस्करण है, इसको 2020 में ही इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको एक वर्ष टालना पड़ा। यानी कि जो 2020 में इसकी जो प्रारंभ होने की तिथि थी वो 8 अगस्त 2020 में ही प्रारंभ होने थे, लेकिन कोविड के कारण 23 जुलाई 2021 से ये प्रारंभ हुए हैं। तो जो ये 32वां संस्करण है टोक्यो में हुए हैं। टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी है। अब आइएगा तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित 23 जुलाई से प्रारंभ हुए हैं। इसका जो स्वयंकर था वो मिराई तोबा और सोसाइटी, जो टोक्यो ओलंपिक का जो स्वयंकर है, जो मिराई तोबा और सोसाइटी इसका स्वयंकर है। इसका मोटो देखिएगा, यानी कि आदर्श वाक्य देखिएगा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये इसका मोटो है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का ये मोटो है। इससे पहले चूँकि ये टोक्यो में दूसरी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया है, इससे पहले टोक्यो में इससे पूर्व आयोजन 1964 में किया जा चुका है, यानी कि दूसरी बार टोक्यो में आयोजन हुआ है। और इसके बाद देखिएगा ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक है, इसमें 195, इसको ध्यान रखना, 195 देशों सहित 206 टीमों ने भाग लिया है। तो कितने देशों ने? 195 देश और 206 टीमों ने भाग लिया है। जो उसमें खेल हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टोक्यो ओलंपिक में जो खेलों की संख्या थी वो 33 है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 33 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। भारत का जो यानी कि जो भारत हैं, भारत के 119 खिलाड़ी हैं। ये केवल यहाँ संख्या आपको केवल खिलाड़ियों की दी जा रही है, कोच वगैरह और जो उनके साथी थे उनकी संख्या नहीं दी जा रही है। तो जो टोटल जो खिलाड़ी थे वो 119 खिलाड़ी थे, जिसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या 52 थी। जो टोक्यो ओलंपिक में इस बार 5 नए खेल जोड़े गए हैं। खेलों के नाम देखिएगा, सर्फिंग नाम का एक खेल है, स्केटिंग बोर्डिंग खेल है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक खेल है, कराटे एक खेल है और बेसबॉल एक खेल है। तो चूँकि बेसबॉल तो USA का राष्ट्रीय खेल ही है, तो बेसबॉल, ये 5 खेल टोक्यो ओलंपिक खेल यानी कि टोक्यो ओलंपिक में जोड़े गए हैं। और एकमात्र उत्तरी कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोविड-19 के कारण अपना नाम वापस ले लिया था। तो एकमात्र देश है जिसने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लिया है, वो देश का नाम क्या है? उत्तरी कोरिया है। चूँकि जो ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं और 5 छल्ले एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जो 5 छल्ले हैं उन 5 छल्लों का एक रंग है, अलग अलग रंगों के 5 छल्ले हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उनका थोड़ा सा कलर देख लीजिएगा। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो कलर है वो काला है, यानी कि ब्लैक है। अमेरिका, अब अमेरिका में दोनों शामिल हैं, उत्तरी अमेरिका भी है और दक्षिणी अमेरिका है, दोनों का कलर एक ही लिया गया है, लाल लिया गया है। एशिया, एशिया का कलर पीला है। ऑस्ट्रेलिया का जो कलर है वो हरा है और जो यूरोप महाद्वीप है इसका कलर नीला है। ये 5 रंग हैं, पांचों रंग पांचों महाद्वीपों को इंडिकेशन यानी कि इंगित करते हैं। ये 5 रंग हैं, एक दूसरे से छल्ले हैं, आपस में जुड़े गए हैं। तो ये ओलंपिक जो खेल हैं जो टोक्यो में आयोजन किया गया है, इस वीडियो में आपको किसको कितने गोल्ड, कांस्य, स्वर्ण वगैरह किसको मिले हैं, कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है, ये नहीं आपको दे रहे हैं। चूँकि हाल ही में हुए हैं तो हो सकता है कि ये आप लोग देख लीजिएगा। हम इस दृष्टि से नहीं दे रहे हैं कि हो सकता है कि पेपर बहुत पहले यानी कि 1 महीने पहले बन गया होगा तो उसमें इन खेलों को शामिल नहीं किया गया होगा या ऐसी चीज़ें नहीं डाली गई होंगी कि किस देश ने कितने स्वर्ण और ये सब जीते हैं। तो उसमें नहीं, वो आगे वाले एग्ज़ाम होगा उसमें हम अलग से वीडियो डाल देंगे। आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग चूँकि करंट में इसको देख लेना कि सबसे पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा गोल्ड किस देश को मिले हैं, दूसरे स्थान पर किसको मिले हैं। तो यूएसए जो देश है उसको सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं, दूसरे स्थान पर चीन है। कितनी कितनी संख्या ये आप लोग सब देख लीजिएगा। और साथ में भारत में जिन जिन लोगों को, जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने जो यानी कि जो भाला फेंक में और भाला फेंक में उन्होंने जो भाला फेंका है वो 87.58 मीटर भाला फेंका है। और ये नीरज चोपड़ा जी हैं, भाला फेंक में इनको गोल्ड दिया गया है यानी कि गोल्ड मिला है। अन्य व्यक्ति भी हैं तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। आगे आइएगा तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हम करंट का ही दे रहे हैं, 2020 के नहीं दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ग्रैंड स्लैम है, 4 होते हैं, 4 क्रम से होते हैं। पूरब से पश्चिम इनका एक क्रम है, यानी कि पूरब से पश्चिम एक क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले जो यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे ऐसे करके, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पहले आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, फिर आपको यानी कि इंग्लैंड मिलेगा, ब्रिटेन मिलेगा, फिर उस पहले आपको यानी कि विंबलडन होगा, यानी कि विंबलडन होगा तो विंबलडन यानी कि फ्रांस मिलेगा। पहले ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर फ्रांस मिलेगा, फ्रांस का यानी कि विंबलडन होगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे चूँकि ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लास्ट में जो यूएसए यानी कि जो ओपन जो ग्रैंड स्लैम है लास्ट में वो होता है। तो जो हम करंट में ही आपको दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन खेला जा चुका है 2021 का है, विंबलडन खेला जा चुका है 2021 का है। अब यहाँ पर हम सभी को नहीं दे रहे हैं, केवल पुरुष एकल में दे रहे हैं और महिला एकल में दे रहे हैं। किसने जीता है तो पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस है 2021 है, पुरुष एकल में जो जीते हैं वो नोवाक जोकोविच। ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीता है। महिला में जो महिला एकल हैं वो नाओमी ओसाका हैं। नाओमी ओसाका के नाम से आपको लग रहा होगा थोड़ा कि हो सकता है कि जापान की हैं, लेकिन ये जापान की नहीं हैं, ये यूएसए की खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों हो गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में हो गए हैं। विंबलडन में देख लीजिएगा, विंबलडन जो 2021 है उसमें जो पुरुष एकल है वो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और उसके बाद जो महिला एकल हैं वो एशले बार्टी हैं। जो एशले बार्टी हैं ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, तो पुरुष एकल महिला एकल में आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस और विंबलडन का आपको दे दिया गया। उसके बाद आइएगा पॉइंट के रूप में है, भारत में खेलो इंडिया विंटर गेम है 2021 के हैं। कश्मीर घाटी यानी कि जो कश्मीर वाला क्षेत्र है उसमें एक स्थान है, गुलमर्ग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इनका आयोजन किया जाना है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2021। उसके बाद आइएगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कार्य चल रहा है। क्रिकेट स्टेडियम जो बनाया जा रहा है वो अहमदाबाद
और जो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है वो जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम रखा जाना है। तो देश का, अब अगलाइएगा, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है जो झारखंड का एक शहर है राउरकेला, वहाँ पर देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। उसके बाद आइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 चौथा संस्करण है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चौथा संस्करण है इसका। और ये जो खेले जाने हैं वो हरियाणा राज्य में इसका आयोजन होना है, हरियाणा में। अब आइएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हैं वो 2020 के हैं, तो अभी चूँकि 21 में अभी दिए नहीं गए हैं, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल दिया है, यानी कि जो नाम दिया गया है वो ध्यानचंद्र के नाम पर, यानी कि दद्दा ध्यानचंद्र के नाम पर, जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, इनके नाम पर राजीव गांधी का खेल रत्न हटा करके जो नया नाम दिया गया है ध्यानचंद, यानी कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब ये खेल रत्न दिए जाएंगे। जो 2020 में दिए गए हैं वो 5 लोगों को दिए गए हैं। 5 लोगों के नाम जानना है, वो किस खेल से संबंधित है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रोहित शर्मा एक क्रिकेट से संबंधित हैं, मरियप्पन है ये पैरा एथलीट्स हैं, और जो यानी कि मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं, विनेश फोगाट हैं जो कुश्ती से संबंधित हैं, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। इन 5 लोगों को संयुक्त रूप से 2020 का, चूँकि पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न है, आगे जो दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न दिए जाएंगे। आगे आइएगा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019, ये फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 का जो आयोजन किया गया था वो फ्रांस देश में किया गया था, और इसके जो विजेता हैं वो यानी कि यूएसए हैं, और जो उप विजेता हैं वो नीदरलैंड हैं। अब आगे आइएगा, अब यहाँ से आगे जाकर के खेलों का आयोजन किया जाना है, तो वो कहाँ कहाँ पर होंगे। 7वां जो आईसीसी पुरुष T20 2021 का है, अभी इसका चूँकि कार्यक्रम तय किया जा चुका है किस किस तारीख को कब कब होगा, तो इसका चूँकि डाटा दिया जा चुका है, आयोजन किया ही जाना है आगे, यानी कि आगे आने वाले समय में, यानी कि सितंबर अक्टूबर जो भी टाइम हो, भारत में इसका आयोजन किया जाना है T20 विश्व कप का पुरुष का। अब जो 8वां होना है उसकी भी डेट तय है कि चूँकि प्रतिवर्ष होते हैं, 2022 का ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है। तो भारत का आप याद रखना कि भारत में इसका आयोजन किया जाना है। अब आइएगा 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में होना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी भारत में होना है। तो ये चूँकि खेलों से संबंधित जो मुख्य थे, जो मुख्य टॉपिक थे, या जो आपको मुख्य पॉइंट हैं, ये हमने आपको दे दिए हैं। इसी क्रम में आगे आपको और भी वीडियो दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई हैं, यानी कि जनता के कल्याण के लिए, तो वो यहाँ पर जो प्रमुख है उनको दिया जा रहा है। तो देखिएगा, पहले अमृत मिशन है, ये अमृत मिशन नाम की एक योजना है, शहरी क्षेत्रों का परिवर्तन करने के लिए है। ये बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करना, यानी कि जलापूर्ति है, साफ सफाई है, इससे संबंधित है। और यह जो योजना है वो केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो यह अमृत मिशन, यानी कि अब उसके आगे आएगा तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, ये डेट याद रखना, 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुआ था। और इस योजना का प्रारंभ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोरखपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये सम्मान निधि है। अब इसमें है क्या, 100% केंद्र के द्वारा वहन की जाने वाली यह योजना है, यानी कि जो भी खर्च होगा वो पूरा केंद्र सरकार उठाएगी। और इसमें पात्रता ये है कि जो किसान होगा वो 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाला या सीमांत किसान होगा, उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके आगे आइएगा,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है ये। तो इस योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। इस योजना का चूँकि यानी कि इससे पूर्व ग्रामीण आजीविका मिशन एक योजना चलाई जा रही थी, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इसका नाम रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो रोजगार में वृद्धि करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब उसके बाद आइएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये जो इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 29 मई 2021 को हुआ गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के यानी कि जो बच्चे अपने माता पिता खो चुके हैं उनके लिए सहायता देने के लिए यह योजना बनाई गई है या चलाई गई है। अब उसके बाद आइएगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ये जो योजना है अभी जो वर्तमान में जो 2021-22 का जो बजट दिया गया है, केंद्रीय बजट दिया गया है, उस योजना में इसका यानी कि बजट में इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र हैं, इसमें इन क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे आइएगा, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोविड-19 के कारण ये जो खाद्यान्न का वितरण है राशन कार्ड के द्वारा या जो गरीबों में खाद्यान्न का वितरण करना है, तो 3 संस्करण इसके पहले हो चुके हैं। हाल ही में चौथे संस्करण को लागू कर दिया गया है। आगे आइएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। यह जो योजना है, यह योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो रेहड़ी या पटरी पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोरोना काल के कारण ये विस्थापित हुए हैं या इनके रोजगार में वृद्धि नहीं हुई या इनकी दुकानें नहीं चली हैं, तो उनके लिए है। और छोटे व्यापारी हैं उनके लिए यह योजना है। सहायता देने के लिए यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई है। आगे आइएगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है, ये योजना है। इस योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को आप यानी कि केंद्र सरकार 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करे। उसके बाद है प्रधानमंत्री मानधन योजना। तो यह जो योजना है 22 सितंबर यानी कि 12 सितंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। झारखंड के जो रांची शहर है वहाँ से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इस योजना की पात्रता ये है कि जो वृद्ध व्यक्ति है, 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, लेकिन उनके लिए 55 से 200 रुपये का अंशदान करना होगा। और ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जोत वाले किसान हैं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ वो लोग ले पाएंगे। और लास्ट में आएगा तो आयुष्मान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। आयुष्मान का एक कार्ड बनता है, तो आयुष्मान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में इसका शुभारंभ किया गया था। यानी कि इस योजना में ये है कि जो निर्धन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए एक यानी कि आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो निजी या सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का एक ही परिवार के सदस्य उपचार करा सकते हैं। तो चूँकि ये आपको योजनाएं और परियोजनाएं जो भारत से संबंधित हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हैं वो आपको दी गई हैं। ठीक है, यदि आगे हुआ तो हम आपको
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी आपको वीडियो दे सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी आपको दिया गया है उसको आप ठीक तरीके से तैयार कर लीजिएगा, या फिर इसके पहले आप करंट पढ़ ही रहे होंगे तो अपने पर विश्वास रखिएगा। तो जो भी है अपने पर विश्वास बनाए रखिएगा। हमारे माध्यम से जो भी आपको दिया गया है वो, और जो आप पहले से पढ़ रहे हैं या जो से समय थोड़ा सा समय और बचा है तो वो तैयार कर लीजिएगा। तो एग्ज़ाम देते समय आपको घबराना नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। ये आप युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको जीत करके आना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ या इन्हीं वीडियो के साथ मैप्स IAS एकेडमी की तरफ से आपको जो यानी कि जो पैट देने जा रहे हैं उसमें आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित ही सफल होइएगा। तो मैप्स IAS एकेडमी की तरफ से मैप्स IAS एकेडमी के स्टूडेंटों को या जो अन्य स्टूडेंट हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आप पैट जीत करके निश्चित रूप से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।